Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Gentlemen, we are here for the next lecture. As usual, जैसा कि हम हर लेक्चर शुरू करने से पहले कोई अच्छा मैसेज, कोई अच्छी चीज़ शेयर करते हैं। आज की बेस्ट कोटेशन जो है वो है जो मेरे ज़हन में आई, मैं आपसे शेयर करता चलूँ। इट इज़ अ मैसेज ऑफ गुडनेस, इट्स अ मैसेज ऑफ पॉजिटिविटी. इट सेज, एट टाइम्स you may think everything is going wrong, yet you don't realize that Allah is setting every day everything right. बाज़ दफ़ा हम अपनी शॉर्ट परसेप्शन में, अपनी विजिबल अवेयरनेस के लिहाज से, विजिबिलिटी के लिहाज से, जो अल्लाह की दी सलाहियत के लिहाज से किसी चीज़ को समझ रहे होते हैं कि हमारे हक़ में वो ठीक नहीं है। लेकिन OEM जो है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर अल्लाह अलमाइटी, उन्होंने हमारे लिए हमेशा, अपने इंसानों के लिए, अपनी मखलूक के लिए हमेशा बेहतरी किया होता है। और अक्सर आपने भी सुना होगा, मैंने भी, कि जी अल्लाह पाक की ज़ात इंसान को माँ की निस्बत 70 गुना प्यार करती है। इसलिए कहते हैं, तवक्कुल इसको कहते हैं कि खंजर तेज़ रख अपना, इकबाल ने कहा था। तवक्कुल इसको कहते हैं कि खंजर तेज़ रख अपना, फिर अंजाम उसकी तेज़ी का मुकद्दर के हवाले कर। बेसिकली हमारा काम है अपनी साफ़ नीयत के साथ अपना हार्डवर्क करना, मेहनत करना और नताइज अल्लाह पाक पे छोड़ देना, और डेफिनेटली इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करते हैं। दूसरी चीज़, यूज योर स्माइल टू चेंज दिस वर्ल्ड, बट डोंट लेट दिस वर्ल्ड चेंज योर स्माइल। अपनी मुस्कुराहटों को शेयर करें, लोगों के लिए सोर्स ऑफ कंफर्ट बढ़ें, लोगों के लिए आसानियां पैदा करें, लोगों को ईज अप करें, लोगों को ऑक्सीजन दें, लोगों को टेंशन ना दें, उनको स्ट्रेस नहीं हम देना चाहिए। हमें ग़ीबत दिल में हसद या रियाकारी वगैरह करके कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी चाहिए, कीना रख के, जिससे लोग अनकंफर्टेबल हों। People should not feel us threatened by us ourselves. हमारी मौजूदगी उनके लिए थ्रेट नहीं होना चाहिए। We should be a source of comfort to them. तो एक मुस्कुराहट के साथ, एक अच्छाई के साथ, एक गुडनेस के साथ अपने अजीज़ व कारब की, अपने माँ बाप की, अपने प्यारों की, अपने दोस्तों की, अपनी कम्युनिटी की, अपने मुल्क वालों की, अपने वतन वालों की, अपने माशरे की, प्लीज़ वी आर सपोज टू लुक आफ्टर दैम। इसलिए कहा जाता है कि अल्लाह के प्यारे नबी से पूछा किसी ने, या रसूलल्लाह, इंसानों में सबसे, मुसलमानों में अच्छा मुसलमान कौन है? आपने जवाब दिया, जिसका अखलाक अच्छा है। सो लेट्स स्प्रेड अराउंड दी स्माइल, लेट्स हैव अ गुड मैनर्स। अच्छे अखलाक के साथ हम लोगों को डील करें, ताकि एक चीज़ें की पॉजिटिविटी और गुडनेस हर तरफ नज़र आए। जेंटलमैन, बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर 20, एज़ यूजुअल, जैसे मैंने आपसे शेयर किया था पहले भी, अक्सर हम करते हैं कि हम लेक्चर 19 की समरी आपसे शेयर करते हैं, सो दैट वी रिकैप्चुलेट द प्रीवियस लेक्चर एंड वी आर ऑन द सेम फ्रीक्वेंसी, जैसा कि ये लेक्चर है। लेक्चर 19 में वो एक्सप्लेन द नीड फॉर टेकिंग फिजिकल इन्वेंट्री, कि फिजिकल इन्वेंट्री क्यों ली जाती है, फिजिकल इन्वेंट्री को कैसे हैंडल किया जाता है, उसकी नीड क्या है। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था रिकॉर्ड श्रिंकेज लॉसेस एंड अदर ईयर एंड एडजस्टमेंट टू इन्वेंट्री। श्रिंकेज लॉसेस पे बात की थी हमने, साल के आखिर में जो दूसरे ईयर एंड एडजस्टमेंट्स होती हैं इन्वेंट्री की, उस पर हमने बात की थी डिटेल में। एंड वी आल्सो एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑन द इनकम स्टेटमेंट ऑफ एरर्स इन इन्वेंट्री एवेल्युएशन, कि इनकम स्टेटमेंट ऑफ एरर पे जब इन्वेंट्री की वैल्यूएशन हम करते हैं, उसको मोनेटाइज किया जाता है, इन्वेंट्री जो स्टोर्ड इन्वेंट्री होती है, जो वेयर हाउस में पड़ी होती है, तो उसके इम्पैक्ट क्या होते हैं, इस पे भी बात हुई थी। देन वी आल्सो डिस्कस्ड एस्टिमेटेड द कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड एंडिंग इन्वेंट्री बाय द ग्रॉस प्रॉफिट मेथड एंड बाय द रिटेल मेथड। देयर आर टू मेथड्स हमने आपसे शेयर किया था, एक ग्रॉस प्रॉफिट मेथड है, एक रिटेल मेथड है। इन दोनों मेथड से, दोनों डिफरेंट मेथड से एस्टिमेशन ऑफ द कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो कि चीज़ें फ़रोख्त हुई हैं, उसकी निकाली गई थी। देन वी आल्सो डिफाइंड अ लीफो। लीफो पे काफ़ी तफसीलन बात हुई थी। लीफो स्टैंड्स फॉर लास्ट इन फर्स्ट आउट रिजर्व एंड एक्सप्लेन्ड इट्स इम्प्लीकेशन टू यूज़र ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एग्जाम्पल। हमने केस स्टडीज़ कुछ किए थे, अगर आपको याद हो, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड पे कि इम्पैक्ट क्या होते हैं उसके इनकम स्टेटमेंट से और उसके डिफरेंट स्टेटमेंट्स पे, क्या उसकी विजिबिलिटी किस तरह आती है। जो हमारा बिजनेसमैन है, टॉप एग्जेक्टिव है, कि जी लीफो से क्या मेरी इन्वेंट्री की वेटेज आ रही है और फीफो से क्या आ रही है। फीफो स्टैंड्स फॉर दी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। देन इज दी वैल्यूइंग द इन्वेंट्री एट द लोअर कास्ट एंड मार्केट।
लोअर कास्ट या मार्केट पे जब इन्वेंट्री को वैल्यू किया जाता है तो उसके मुतालिक भी बातचीत हुई थी इसमें। देन वी आल्सो कंप्यूटेड द इन्वेंट्री टर्नओवर रेट एंड एक्सप्लेन इट्स यूजेस। इन्वेंट्री टर्नओवर रेट की बात हुई और इसके यूजेस पे बात हुई कि उसको किस तरह देखते हैं और किस तरह लिया जाता है। जेंटलमैन, आफ्टर द समरी ऑफ लेक्चर 19 नाउ वी आर गोइंग टू कवर द लेक्चर 20 जो कि आज का हमारा सब्जेक्ट है। इट सेज द इंटरनल कंट्रोल एंड कैश। इंटरनल कंट्रोल एंड कैश क्या होता है उस पर हम बात करेंगे। व्हाट इज इंटरनल कंट्रोल? इंटरनल कंट्रोल कंसिस्ट ऑफ द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स अडॉप्टेड विद इन अ बिजनेस इन ऑर्डर टू ऑप्टिमाइज रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज करने के लिए विद इन द बिजनेस वो चीज़ें यूज़ की जाती हैं, जो मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, जो प्रोसीजर्स यूज़ किए जाते हैं, उनको रिसोर्सेज के नाम से याद किया जाता है। एंड आल्सो टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर्स एंड इरेगुलरिटीज। अगर कोई एरर हो, कोई एरर आ रहा हो या रेगुलेटरी अकरकारी हो तो इंटरनल कंट्रोल इसलिए मेंटेन किया जाता है कि सारी की सारी इंटेंशियल या अनइंटेंशियल एंट्रीज जो हैं सही तरीके से पोस्ट हों और सारी जर्नल सही हों, इनकम स्टेटमेंट्स ठीक हों, ताकि उधर की प्रॉब्लम एरर चीज़ें उधर ही उनकी अकाउंटेबिलिटी और उनको करेक्ट किया जाए। हम बात कर रहे थे इंटरनल कंट्रोल की। इंटरनल कंट्रोल जो है इट कंसिस्ट ऑफ द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स एंड अडॉप्टेड विद इन अ बिजनेस इन ऑर्डर टू सेफ गार्ड इट्स एसेट्स। उस बिजनेस के एसेट्स की सेफ गार्ड के लिए होता है। देन मेंटेन द एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं उनकी रिलायबिलिटी और उनकी एक्यूरेसी, ऑथेंटिसिटी उसको मेंटेन करते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ द इंटरनल अकाउंट कंट्रोल के प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं? अगर हम इस स्लाइड को देखें जरा गौर से फोकस कीजिएगा। इंटरनल कंट्रोल के प्रिंसिपल्स पहले आते हैं ऑथराइजेशन। ऑथराइज किया जाए जिस बंदे को, जो ऑथराइजेशन है उसको चेक किया जाए, काउंटर चेक किया जाए, फिर काउंटर चेक किया जाए, फिर सुपरवाइज किया जाए। फिर उनका प्रिंसिपल है दी सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। डिफरेंट ड्यूटीज को सेग्रीगेट किया जाए इन अ वेरी क्लियर टर्म्स कि किसकी कौन सी ड्यूटी है, किसकी क्या पोजीशन है, किसकी ऑथराइजेशन है, किसका क्या प्रोटोकॉल ऑफ ड्यूटी है, जॉब डिस्क्रिप्शन उसकी क्या है। फिर उसके बाद जो अहम तरीन बात है वो है इसके प्रिंसिपल्स में आती है डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर्स, कि उसके डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर्स कैसे रखे गए हैं, कौन सी चीज़ कैसे आएगी। स्टैंडिंग आउट प्रोसीजर्स भी कहते हैं कि उनके डॉक्यूमेंट्स को प्लेस करने के लिए, डिफरेंट एंट्रीज को रिकॉर्ड करने के लिए कौन सा प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा, कैसे किया जाएगा। देन सेफ गार्डिंग एसेट्स एंड रिकॉर्ड्स। जो एसेट्स और रिकॉर्ड हैं उनको सेफ गार्ड किया जाए, उनको अंडर कंट्रोल रखा जाए, उनको प्रिजर्व किया जाए और सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाए अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। अगला प्रिंसिपल जो बहुत अहम है दैट इज द इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन। जैसे हम कहते हैं जी, अक्सर आपने लेमैन में सुना होगा जी, थर्ड इम्पार्शियल वेल रेप्यूटेड फर्म से वेरिफिकेशन करें। तो जो इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन है अकाउंट के साथ साथ, उस अकाउंट की रिलायबिलिटी और एक्यूरेसी ज़्यादा बेहतर होती है और साथ साथ उन एरर्स को आप ठीक करते जाते हैं। इसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, इस स्लाइड पे हम बात करेंगे उन पे। कंपोनेंट्स क्या क्या हैं इंटरनल कंट्रोल के? एन इफेक्टिव सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल हैज 5 कोर रिलेटेड कंपोनेंट्स। ये इसके 5 कंपोनेंट्स होते हैं। कंट्रोल एनवायरनमेंट created by management's overall attitude, awareness and actions. It encompasses, पहली बात जो 5 उन्होंने मेन कंपोनेंट्स बताए हैं उनमें से पहला कंपोनेंट है कंट्रोल एनवायरनमेंट। कंट्रोल एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं? अ कंपनीज एथिक्स, फिलॉसफी एंड ऑपरेटिंग साइकिल, कि उसकी एथिक्स क्या है, उस पर्टिकुलर कंपनी के फिलॉसफी क्या है और ऑपरेटिंग साइकिल किस तरह वो चल रहा है, स्टाइल क्या है उसका। देन इज द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड देन इज द मेथड ऑफ असाइनिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसको अथॉरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे असाइन की जाती है वो आएगी। देन इज द पर्सनल पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस, एक इंडिविजुअल की जो पर्सनल पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस हैं वो उसको किस तरह देखते हैं। वो सी द कंपोनेंट्स ऑफ द इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? वन इज द रिस्क एंड असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट इन्वॉल्व्स identifying areas in which risk of loss of assets or inaccuracies in accounting records are high। ये बहुत अहम पॉइंट है, ज़रा इस पे फोकस कीजिए कि रिस्क असेसमेंट क्या है। इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग दोज एरियाज इन विच रिस्क ऑफ लॉस ऑफ एसेट्स और inaccuracies in accounting records are very high। इसको रिस्क असेसमेंट कहते हैं, जिन ये उन एरियाज को आइडेंटिफाई करता है। उसके अलावा कंट्रोल एक्टिविटीज़ होती हैं। दी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, policies and procedures management puts in place to see that directives are carried out। पॉलिसीज और प्रोसीजर इस तरह रखे जाते हैं
कि जो टॉप मैनेजमेंट के डायरेक्टिव हैं, जो आउटपुट है, जो प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट है उनकी, उससे वो साथ मिले हुए और साथ उससे बेहतर तरीके से उससे कोरिलेटेड हों। अभी अगर आप गौर करें, कंट्रोल एनवायरनमेंट में आपने देखा है कि मेथड ऑफ साइनिंग अथॉरिटी क्या है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, पर्सनल पॉलिसीज़ क्या हैं, ये सारी हमने इस पर बात की। अच्छा, फिर उसके बाद कंट्रोल एक्टिविटीज़ आ जाती है चीज़। अगर आप गौर करें नीचे जो ये रेड पे और ग्रीन पे दिया हुआ है कि जी रिस्क असेसमेंट में क्या क्या चीज़ आ जाती है, आइडेंटिफाई, असेस, एवेलुएट एंड कंट्रोल। कंट्रोल एक्टिविटीज़ में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? The policies and procedures management puts in place to see that its directive are carried out। ये different procedures को इंश्योर करने के लिए कि वो सारे directives को कैरी आउट होते हैं सही। अगला components of the internal control जो अहम 3 है, that is the information and communication। It pertains to the way the accounting system gathers and threats and treats information about the company's transactions and how it communicates individuals' responsibility within a system। किसी भी एक सिस्टम में अकाउंटिंग सिस्टम किस तरह उसको किया जाता है, किस तरह ऑपरेट किया जाता है और किस तरह उसको ट्रीट आती है, कोई नई इन्फॉर्मेशन आती है, हो इट इज ट्रीटेड, तो इसको डिटेल में देखा जाता है। इसको इस हेडिंग के तहत इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन के हेडिंग्स पे। मॉनिटरिंग अनदर कंपोनेंट है इंटरनल कंट्रोल का। इट मीन्स के मैनेजमेंट्स रेगुलर असेसमेंट ऑफ द क्वालिटी ऑफ इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल की जो क्वालिटी है मैनेजमेंट उस पर नज़र रखती है, इंक्लूडिंग पीरियोडिक रिव्यू ऑफ कंप्लाइंस विद ऑल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, ये भी उसमें शामिल होता है। हम बात कर रहे थे जी कंट्रोल एक्टिविटीज़ की। कंट्रोल एक्टिविटीज़ में क्या क्या उनके गोल हैं? द गोल ऑफ कंट्रोल एक्टिविटीज़ इज टू सेव गार्ड आवर कंपनीज एसेट्स एंड इंश्योर द रिलायबिलिटी ऑफ द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। स्टैंडर्ड कंट्रोल्स इंक्लूड, यानी उनके अकाउंट्स की रिकॉर्ड की सारी उनकी प्रोसीजर्स को सेफ गार्ड करना, उनको इंश्योर करना कि उनमें एक्यूरेसी हो, रिलायबिलिटी हो, एरर्स ना आए, मेल फंक्शनिंग आए, इन सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल एक्टिविटीज़ कहते हैं। नंबर 1 वाज दी ऑथराइजेशन, द अप्रूवल ऑफ सर्टेन ट्रांजेक्शन एंड एक्टिविटीज़। जो ऑथराइजेशन ये होती है कि कौन सी अथॉरिटी ऑथराइज्ड है टू गो फॉर ट्रांजेक्शन, टू अलाउ फॉर दैट ट्रांजेक्शंस, फॉर एक्सपेंडिचर्स आर एंड ऑल दैट। So authorization says the approval of certain transactions and activities. Then the recording transactions. Recording transactions में आता है to establish accountability for assets. All transactions should be recorded. अगर आप चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंट आपकी अकाउंटेबिलिटी हो और हर चीज़ में ट्रांसपेरेंसी हो और उसके टोटल्स मिले, अकाउंट ठीक रहें, तो एवरीथिंग शुड बी डॉक्यूमेंटेड। देन इज द डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स। इट्स अ वेल डिजाइंड डॉक्यूमेंट्स हेल्प इंश्योर दैट द ट्रांजेक्शंस आर प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड। अगर अच्छे डॉक्यूमेंट होंगे, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डॉक्यूमेंट्स होंगे, सारी विंडोज़ के सारे डाउट्स के सारे वैक्यूम्स फेल होंगे, सबके आंसर दिए जाएंगे, तो आई थिंक दैट रिकॉर्ड इज़ वेरी गुड। वी वर टॉकिंग अबाउट दी कंट्रोल एक्टिविटीज़ की हम बात कर रहे थे, उसमें अगली बात आ जाती है फिजिकल कंट्रोल। फिजिकल कंट्रोल्स में आ जाता है लिमिट एक्सेस टू एसेट्स। एसेट्स को एक्सेस लिमिटाइज की जाए, सिर्फ अथराइज लोग करें, इंक्लूडिंग कैश रजिस्टर्स एंड स्टोर रूम्स एज वेल एज द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। जैसे लिखा होता है ना, नो अनऑथराइज पर्सन इज अलाउड, तो कोशिश की जाए कि अनऑथराइज पर्सन पे और इंटरनल कंट्रोल्स पे फिजिकल उनसे ट्रांजैक्शन से, उनसे इंटरेक्शन से रेलेवेंट लोग ही इन टच रहे हैं उससे। देन इज दी पीरियोडिक इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन। इस पर मैंने पहले भी बात की थी शुरू में, जब इनकी समरी हम बता रहे थे कि पीरियोडिक इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन जो है बाय द इंडिपेंडेंट एजेंसीज प्लेज अ वाइटल रोल। जो बाहर की आंख है वो आपके जिस्म पे, आपकी रूह पे, आपकी बॉडी पे बड़ा क्लियरली कमेंट कर सकती है विद द अनबायस्ड अप्रोच, जिसमें इगोइस्टिक ना हो। तो इंडिपेंडेंट फर्म ऐसी होती है। सो पीरियोडिक इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन, समवन अदर दैन द पीपल रिस्पॉन्सिबल फॉर द अकाउंटिंग। उन लोगों से हट के जो अकाउंट के रिस्पॉन्सिबल हैं, कोई और लोग जो कि इक्वली कॉम्पिटेंट हों, जो बेहतर हों, जो वेल ट्रेंड हों, ग्रूम्ड हों, तो उनको लगाया जाए टू सी एंड टू कैरी आउट द इंटरनल ऑडिट और वेरिफिकेशन ऑफ द अकाउंट्स। एंड so it says someone other than the people responsible for the accounting records and assets should periodically check the records against the assets. Assets क्या हैं, transactions क्या हुई हैं, record क्या है, they should carry out its inspection periodically. Separation of duties, different duty को separate किया जाना चाहिए. No one person should authorize transactions, handle assets and keep records of assets.
ये डिफरेंट मतलब एक ही ऑल एग्स शुड नॉट बी पुट इन वन बास्केट, इसको कहा जाता है कि वन पर्सन शुड नॉट ऑथराइज, ट्रांजैक्शन भी वही ऑथराइज हो, एसेट्स को हैंडल भी वही कर रहा हो और रिकॉर्ड भी वही कर रहा हो। इस तरह चीज़ें जो हैं वो नलीफाइड हो जाती हैं, उसमें मेल फंक्शनिंग होने का खतरा होता है। फिर आगे कंट्रोल एक्टिविटीज़ में देखें साउंड पर्सनल प्रैक्टिसेस। जो पर्सनल प्रैक्टिसेस हैं ये बड़ी साउंड होनी चाहिए, बड़ी प्रोफेशनल होनी चाहिए और बड़ी फोकस्ड होनी चाहिए। सो इट सेज साउंड पर्सनल प्रैक्टिसेस इंक्लूडिंग एडिकेट सुपरविजन, सुपरविजन अच्छी होनी चाहिए। रोटेशन ऑफ की पीपल अमंग डिफरेंट जॉब्स, जो की पर्सनस हैं, की इंडिविजुअल्स हैं, उनको रोटेट किया जाए। और इंसिस्टेंस दैट एम्प्लॉयज टेक वेकेशंस, और एम्प्लॉयज को बीच में छुट्टी भेजना चाहिए सो दैट दे कम रिलैक्स्ड और थोड़े स्पिरिचुअली ओवरऑल हो। एंड बॉन्डिंग ऑफ पर्सन हु हैंडल्स कैश एंड इन्वेंट्री, उन लोगों की आपस में बॉन्डिंग ऑफ पर्सन हु हैंडल कैश एंड इन्वेंट्री, जो इनका आपस में बॉन्डिंग बेहतर होनी चाहिए, बेहतर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। बॉन्डिंग क्या है? बॉन्डिंग इज द प्रोसेस ऑफ चेकिंग एन एम्प्लॉयज बैकग्राउंड एंड इंश्योरिंग कंपनी अगेंस्ट दी थेफ्ट बाय दैट पर्सन। कि उस बॉन्डिंग यह है कि उस बंदी का डिटेल में चेक लिया जाए, उसकी फैमिली हिस्ट्री ली जाए, बैकग्राउंड ली जाए, क्या ये शुरू से तो इन चक्रों में नहीं रह रहा, या हैबिचुअल तो नहीं है फॉर टुवर्ड्स दी थेफ्ट एंड ऑल दैट। अच्छा, उसके बाद है इंटरनल कंट्रोल एंड अचीविंग कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स। इंटरनल कंट्रोल क्या है और इससे हम कैसे कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स आपने अचीव कर सकते हैं, वो इस स्लाइड पे हम देखेंगे। सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल फॉर मर्चेंडाइजिंग एक्टिविटीज कैन अचीव इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स, बेहतर ऑब्जेक्टिव्स ये ले सकता है। इट प्रिवेंट लॉसेस ऑफ कैश एंड इन्वेंट्री, कैश और इन्वेंट्री के लॉसेस को मिनिमाइज करता है। इंश्योर दैट रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड अकाउंट बिजनेस बैलेंसेस आर एक्यूरेट। कौन से रिकॉर्ड्स की बात करें? जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो बेसिकली जो उनका अकाउंट बैलेंस है और जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं वो दोनों एक्यूरेट होने चाहिए। देन इज द कीप अनफ इन्वेंट्री ऑन हैंड टू सेल टू कस्टमर्स विदाउट ओवर सीकिंग मर्चेंडाइज। कोई मर्चेंडाइज से हट के भी लोग होंगे, उनके लिए आप कोई कोटा रख सकते हैं। कीप सफिशिएंट कैश ऑन हैंड टू पे फॉर परचेजेस इन टाइम टू रिसीव डिस्काउंट्स। इन टाइम आप कैश पेमेंट्स करते हैं, फ्रेश लेके निकलते हैं, सो दैट पीपल अवेल इट आल्सो। फिर आता है कीप क्रेडिट लॉसेस एज लो एज पॉसिबल बाय मेकिंग क्रेडिट सेल्स ओनली टू कस्टमर्स हु आर लाइकली पे ऑन टाइम। तो कीप क्रेडिट लॉसेस एज लो एज पॉसिबल, क्रेडिट कार्ड जो हैं लॉसेस जो हैं जितना लो हो उतना पॉसिबल किया जाए बाय मेकिंग क्रेडिट सेल्स ओनली टू कस्टमर्स हु आर लाइकली टू पे ऑन टाइम। सिर्फ उनको ही पे किया जाए जिनका आपके पास प्रोफाइल हो कि दे ऑलवेज पे ऑन टाइम। जेंटलमैन, वी आर कवरिंग द प्रिंसिपल ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स पे हम बात कर रहे हैं और उसकी में हम बात करें ऑथराइजेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन एंड एक्टिविटीज। ट्रांजैक्शंस और एक्टिविटीज की ऑथराइजेशन जो है कैसे होगी? ऑथराइजेशन बाय प्रॉपर इंडिविजुअल इज इंपॉर्टेंट। कंट्रोल इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन ओनली वन पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ गिवन टास्क। वन टास्क वन पर्सन। फिनांस के चक्कर में यू नीड टू बी अ बिट सेंसिटिव। Segregation of duties. The work of one employee should provide a reliable basis for evaluating the work of another employee. एक बंदे का किया हुआ काम should be evaluated by the others also. Segregation of duties होगी, हर बंदे का अपना अपना काम और उसमें बड़ी clarity होनी चाहिए। Then there is third principle, the documentation procedure. जो आप चीज़ें लाए हैं, जो खरीद के लाए हैं, जिनसे आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनका डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर आपका क्या है? डॉक्यूमेंट्स शुड बी प्रोवाइडेड एविडेंस दैट ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स हैव अकर्ड, कि वो जो कुछ आप पुराने बाद में इवेंट बता रहे हैं ये एक प्रॉपर रिकॉर्ड भी होना चाहिए, तो कि दे शुड बी गिवन एज प्रूफ। सेफ गार्ड्स टू कंट्रोल एक्सेस टू एंड यूज ऑफ द एसेट्स एंड रिकॉर्ड्स। फिजिकल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स relate primarily to safeguard the of assets and enhance the accuracy and reliability of accounting systems। बात करें जी रिलायबिलिटी और इसका इंश्योर करना कि ये बेहतर तरीके से हो जाते हैं। सो फिजिकल, मैकेनिकल and electronic controls relate primarily to safeguard the assets and enhancing accuracy and reliability of the accounting records। सारे के सारे मीन्स, चाहे वो फिजिकल हों, इलेक्ट्रॉनिकली हों, डिवाइसेस हों, आईटी से हों, वो सारे सेफगार्ड प्रोसीजर्स में प्लांट होने चाहिए, कोरिलेट होने चाहिए और इनको सिनर्जाइज किया जाना चाहिए प्रॉपर तरीके से। प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, इस पे बात करेंगे। हो रही थी इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन क्या है?
इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन में आ जाती है एक एक्सटर्नल वेरिफिकेशन. एक्सटर्नल वेरिफिकेशन इट इंडिकेट्स वेदर द कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फेयरली प्रेजेंट्स इट्स फाइनेंशियल पोजीशन एंड रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशंस इन अकॉर्डेंस विद द गैप रूल्स के तहत, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के तहत क्या वो एक्सेप्टेबल हैं. गैप स्टैंड्स फॉर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, उसके मुताबिक ऑपरेट हो रहे हैं अकाउंट्स. इंटरनल वेरिफिकेशन सेज इट इन्वॉल्व्स रिव्यू, कंपैरिजन एंड रिकंसिलिएशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम टू सोर्सेस. ये डिफरेंट दो सोर्सेस से कंफर्मेशन भी हो सकती है, रिकंसाइल भी किया जा सकता है, इसको रीचेक भी किया जा सकता है और एरर एडजस्टमेंट वगैरह भी की जा सकती है. राइट. रिलेशनशिप बिटवीन सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज एंड इंडिपेंडेंट इंटरनल वेरिफिकेशन, इसमें ज़रा थोड़ा देखिएगा. सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ के केस में देखें, अकाउंटिंग एम्प्लॉय ए है, फिर अकाउंटिंग असिस्टेंट कैशियर बी है और इंडिपेंडेंट इंटरनल वेरिफिकेशन तीसरा कर रहे हैं इन दोनों से कि ये है असिस्टेंट कंट्रोलर है, ये तीसरा जो ए बी सी 3 डिफरेंट लोग हैं ये. अच्छा, इसमें देखें आप, जो अकाउंटिंग एम्प्लॉय ए है इट मेंटेन्स कैश बैलेंसेस पर बुक्स एज पर बुक्स, कि ये कैश बैलेंसेस को मेंटेन करता है एज पर दी बुक्स. और जो पर्सन बी है दैट इज असिस्टेंट कैशियर बी, इट मेंटेन्स कस्टडी ऑफ कैश हैंडलिंग, वो मेंटेन करता है और दूसरा उसकी कस्टडी को डील करता है. और इंडिपेंडेंट इंटरनल वेरिफिकेशन के केस में आप गौर करें तो इट मेक्स मंथली कंपैरिजन रिपोर्ट्स बाय इरकॉन्सिबल डिफरेंस टू कंप्यूटर्स. अगर कोई डिफरेंस आ रहा है इन दोनों को मंथली वेरिफिकेशन जो है वो तीसरे कर रहे होते हैं. अभी आप देखिए मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द इंटरनल कंट्रोल. मैनेजमेंट की इंटरनल कंट्रोल के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस पर हम बात करते हैं. मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टेब्लिशिंग अ सेटिस्फैक्टरी सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स. मैनेजमेंट किस लेवल की भी हो, उसको चाहिए कि फाइनेंस के केस में, अकाउंट्स के केस में अपना बेहतर इंटरनल कंट्रोल मेंटेन करे और इंश्योर करे. दिस मीन्स दैट मैनेजमेंट मस्ट सेफगार्ड द फर्म्स एसेट्स, फर्म्स के एसेट्स की हिफाजत करनी चाहिए. इंश्योर रिलायबिलिटी ऑफ इट्स अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, इसके अकाउंटिंग रिकॉर्ड की रिलायबिलिटी होनी चाहिए और इसको मैनेजमेंट को इंश्योर भी करनी चाहिए. देन सी दैट इट्स एम्प्लॉयज कंप्लाई विद ऑल लीगल रिक्वायरमेंट्स एंड ऑपरेट द फर्म टू द बेस्ट ऑफ एडवांटेज ऑफ ओनर्स. जितने एम्प्लॉयज हैं वो बेस्ट इंटरप्राइज या यूनिट या उनका ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके इंटरेस्ट में काम करते हैं, ना कि 180 डिग्री उसके अपोजिट चल रहे हों और डेड एंड की अपनी अपनी मस्जिद बनाई हो. मैंने एक शुरू में बात की थी, इट हैज़ टू बी सिनर्जाइज्ड और पूरे कॉर्पोरेट कल्चर में पूरे एंटरप्राइज की एक एफर्ट होनी चाहिए उसमें. मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द इंटरनल कंट्रोल, उसमें देखें दी सर्बीन्स-ओक्सले एक्ट रिक्वायर्स दैट द चीफ एग्जीक्यूटिव, सिर्फ जो भी सीईओ है, द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर दैट इज सीएफओ एंड द ऑडिटर्स ऑफ ए पब्लिक कंपनी फुली डॉक्यूमेंट एंड सर्टिफाइड द कंपनी सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल. ये रिक्वायरमेंट आई है जी कि ये तीनों को, सीएफओ को, चीफ एग्जीक्यूटिव को और उनके दूसरे जो ऑडिटर्स हैं उनको सर्टिफाई करना चाहिए कि हमारे इंटरनल कंट्रोलर्स ठीक लगे हुए हैं, इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल ऑडिटिंग हमारी बेहतर चल रही है. अभी हम बात करेंगे जी लिमिटेशंस ऑफ द इंटरनल कंट्रोल. इंटरनल कंट्रोल की लिमिटेशंस क्या हैं? कास्ट, बेनिफिट, क्लोजन, साइज ऑफ द बिजनेस और ह्यूमन एलिमेंट. ह्यूमन एरर तो हर जगह आ सकते हैं कि कास्ट क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसकी क्लोजन्स क्या हैं, डिफरेंट क्लोजन्स जो आ रही हैं, और साइज ऑफ बिजनेस, बिजनेस एंटरप्राइज के साइज क्या है, और ह्यूमन एलिमेंट ये तीसरी आगे आ जाती है. अभी अगर आप देखें कास्ट में आते हैं तो कैश में सबसे पहले हम बात करते हैं कैश में क्या कुछ शामिल है. कैश इंक्लूड्स कॉइन्स, करेंसी, चेक्स, मनी ऑर्डर्स एंड मनी ऑन हैंड और ऑन डिपॉजिट एट बैंक और सिमिलर डिपॉजिटरीज. इंटरनल कंट्रोल ओवर कैश इज imperative in order to safeguard cash and assure the accuracy of the accounting records for cash. कैश प्रॉपर तरीके से हो, प्रॉपर हैंडल हो, उसमें कोई लीकेज ना हो और वो डॉक्यूमेंट भी प्रॉपर हो. इंटरनल कंट्रोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. कैश कंट्रोल मेथड्स क्या क्या है? In addition to internal control, cash transactions, other ways of controlling cash include Impress system. Impress system, the system such as petty cash fund used by a company for small expenditures and cash advances and is stored to a fixed amount periodically. उसको फिक्स अमाउंट के तौर पे लिया जा सकता है. बैंक सर्विसेज विच इंक्लूड सेफ डिपॉजिटरीज फॉर कैश, स्पेस सेफ उसको कर दिया जाता है कैश को, and the negotiable instrument and other valuable business documents such as stock and bonds. अभी चेकिंग अकाउंट्स जो कैश कंट्रोल मेथड्स में चीज़ आ जाती है. चेकिंग अकाउंट, सारे अकाउंट्स को चेक करें, उसको रीइंश्योर करें, रीवेरीफाई करें, एंड कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ द सर्टेन टाइप्स ऑफ डेबिट
जो कि कलेक्शन और पेमेंट है, जो अगर उसको बाज़ केसेस में उस डेबिट को कैसे पे करना है वो भी चेक किया जा सकता है। एक्सचेंज ऑफ फॉरेन करेंसीज, इसको भी इंश्योर किया जाए कि फॉरेन करेंसीज को कैसे लेना है, कैसे इसको हैंडल करना है और टैकलिंग कैसे होगी। इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर, अ मेथड ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन विच अ कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर्स कैश फ्रॉम इट्स बैंक टू अनदर कंपनीज बैंक, जो ऑनलाइन एक बैंक जैसे दूसरे बैंक के अकाउंट में वो शिफ्ट कर देते हैं। ऑटोमेटेड ट्रैवलर मशीन, दैट इज द टेलर मशीन, सॉरी, ATM and debit card transactions. When purchases are made using a debit card, the amount of the purchaser is deducted directly from the buyer's bank account. उससे बायर के बैंक अकाउंट से बार बार निकलवा सकते हैं। बैंक reconciliation, the process of accounting for the difference between the balance of company's bank account and the balance in the cash account. कैश अकाउंट में बैलेंस क्या है, इन दोनों को फर्क देखा जाता है, इनको रिकंसाइल किया जाता है बाद में आखिर में। पेटी कैश फंड्स पे बात करते हैं। इट इज समटाइम्स नेसेसरी टू मेक स्मॉलर पेमेंट्स ऑफ कैश फॉर पोस्टेजेस, स्टैम्प्स, शिपिंग चार्जेस ड्यू टू माइनर परचेज ऑफ द ऑफिस सप्लाईज फॉर सिचुएशंस इन विच इट इज इनकन्वीनियंट टू पे बाय चेक। मोस्ट कंपनीज सेट अप अ पेटी कैश यूजिंग एन इम्पैक्ट सिस्टम विच द फंड इज एस्टेब्लिश फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट। उस फिक्स्ड अमाउंट के लिहाज से पहली बात है पेटी कैश जो छोटी छोटी रूटीन की पेमेंट्स आती हैं उसके लिए होता है और एक सीलिंग तक होता है। उसके डिफरेंट सिचुएशन के लिए भी फिर इसको उसके अकॉर्डिंगली टैकल किया जा सकता है। अच्छा, पेटी कैश की और बात जो बहुत जरूरी है, जो मैं आपसे चाहूँ कि मैं शेयर करूँ, दैट इज द वोचर डॉक्यूमेंट ईच कैश पेमेंट मेड फ्रॉम द फंड। जो भी पेटी कैश में से आप सामान लेते हैं, चीजें लगाते हैं, माइनर एक्सपेंस करते हैं, हर एक का वोचर होना जरूरी होता है। The fund is periodically reimbursed based on the volunteers by the exact amount necessary to restore its original cash balance. बाद ऐसे सिंसियर लोग भी होते हैं जो चाहते हैं कि अंदर हर हालात आपको फिट रहना चाहिए और सही रहना चाहिए। Now we'll talk about the making disbursements from the petty cash fund. Petty cash fund में से डिस्पर्स कैसे उसको करना है वो उसकी बात हो रही है। The custodian of the petty cash fund should prepare a petty cash voucher or written authorization for which expenditure as shown below. The parents receive the payment, sign the voucher. वो पेमेंट रिसीव करके वोचर साइन कर लेते हैं। हम बात कर रहे थे जी, करेंगे अभी कंट्रोल ओवर कैश रिसेप्ट्स। ओनली डेजिग्नेटेड पर्सन शुड बी ऑथराइज्ड टू हैंडल और हैव एक्सेस टू कैश रिसेप्ट्स। वही शुरू में हमने बात की थी, अलाउड ऑथराइज लोग ही होनी चाहिए। डिफरेंट इंडिविजुअल शुड बी रिसीव कैश, रिकॉर्ड कैश ट्रांजेक्शन्स एंड हैव कस्टडी ऑफ द कैश। ये दो तीन डिफरेंट होने चाहिए जी। जो कैश रिसीव करता है वो, जो कैश रिकॉर्ड करता है ट्रांजेक्शन्स को, और जो कैश इटसेल्फ है इसका अलहदा बंदा होना चाहिए। डॉक्यूमेंट शुड इंक्लूड रेमिटेंस एडवाइसेस, कैश रजिस्टर टेप्स, डिपॉजिट स्लिप्स। कैश शुड बी स्टोर्ड इन सेफ एंड बैंक वॉल्ट, सेफ होना चाहिए। Access to storage area should be limited to authorized person only, authorized लोग को उसमें जाना चाहिए। Cash register should be used in executing over the computer receipts, cash registers को यूज किया जाना चाहिए। Daily cash accounts and daily comparisons of total receipts should be made, daily basis पे कोशिश किया जाना चाहिए कि सारी जो हमारी ट्रांजेक्शन्स हैं उनको काउंटर चेक किया जाए, एक दूसरे के से पिच किया जाए और उनकी एक्यूरेसी देखी जाए। All persons who handle cash receipts should be bonded and required to take vacations. इनको चाहिए कि vacations भी लें, फैमिली के साथ भी टाइम गुजारें, हर वक्त एक जगह पे ना बैठेंगे। An important tool in control over the counter receipts is cash register that are visible to customer. कैश रजिस्टर का भी ठीक होनी चाहिए जिसमें विजिटर की और कस्टमर की आउटसाइडर है उसकी ज्यादा ऑथेंटिसिटी और रिलायबिलिटी उस पर बढ़े। अभी हम बात करें जी कंट्रोल ओवर द कैश डिसबर्समेंट्स। पेमेंट्स आर मेड बाय चेक रादर देन बाय कैश एक्सेप्ट फॉर पेटी कैश ट्रांजैक्शंस। एज ए रूल जनरली पेमेंट्स हमेशा कैश के थ्रू की जाती हैं, स्वाय पेटी कैश के जो इकट्ठा निकलता है। ओनली स्पेसिफाइड इंडिविजुअल शुड बी ऑथराइज्ड टू साइन चेक्स। हर इंडिविजुअल का नहीं हो, एवरीबॉडी कांट बी अलाउड टू साइन अ चेक। वेरी रिलायबल ऑथराइज्ड पर्सन शुड बी अलाउड टू साइन द चेक ऑफ द enterprise. Different departments or individuals should also
assigned duties of approving an item for payment or paying it. जो भी हो, हर डिपार्टमेंट भी, डिफरेंट डिपार्टमेंट भी इसको मिनट कर सकते हैं. कंट्रोल ओवर कैश डिस्पर्समेंट पे बात हो रही थी. प्री नंबर्ड चेक्स शुड बी यूज्ड एंड ईच चेक शुड बी सपोर्टेड बाय एन अप्रूव्ड इनवॉइस और अदर डॉक्यूमेंट. हर जितनी भी ट्रांजैक्शन है थ्रू चेक होगी पहले, और दूसरी बात कि वो किसी अप्रूव डॉक्यूमेंट के बेस पे होगा जो नया चेक लिखा जाएगा. अगला पॉइंट है ब्लैंक चेक्स शुड बी स्टोर्ड इन अ सेफ. ब्लैंक चेक्स सेफ में रखे जाने चाहिए. ऑथराइज्ड पर्सनल एक्सेस शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू द ऑथराइज्ड पर्सन ओनली. जब अपनी सेफ में रखी, अंडर लॉक एंड की रखी, तो ऑथराइज्ड लोगों को ही जाना चाहिए उधर. अ चेक राइटर मशीन शुड बी यूज्ड टू imprint the amount of the check in indelible ink. जो एक अच्छी इंक के साथ, एक पक्की इंक के साथ इसकी एंट्री होनी चाहिए. आगे देखिए आप, each check should be compared with the approved invoice before it is issued. हर चेक बनाने से पहले उसको इनवॉइस से टैली किया जाना चाहिए. and following payments and approved invoices should be stamped. बाकी भी इनवॉइसेस जितनी हैं उसको स्टैम्प किया जाना चाहिए. पेटी कैश फंड, पेटी कैश फंड पे अभी बात करते हैं हम. अब पेटी कैश फंड इज यूज्ड टू पे रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट्स. पेटी कैश फंड हमेशा दूर में आते हैं. ऑपरेशन ऑफ द फंड ऑफन कॉल्ड एन इम्प्रेस्ड सिस्टम इन्वॉल्व्स. इम्प्रेस्ड सिस्टम क्या होता है जी? इट एस्टेब्लिशिंग द फंड, पहले फंड एस्टेब्लिश होता है, देन मेकिंग द पेमेंट्स फ्रॉम द फंड, और फिर उसके बाद उस फंड में से पेमेंट्स को इंश्योर करना. अभी हम पेटी कैश फंड पे ही बात कर रहे हैं. इट इज अकाउंटिंग एंट्रीज आर रिक्वायर्ड. अकाउंटिंग एंट्रीज कब कब हमें चाहिए? व्हेन द फंड इज एस्टेब्लिश्ड एंड द फंड इज रिप्लेनिश्ड, जब फंड जावे जो क्या, एंड द अमाउंट ऑफ द फंड इज चेंज्ड. अगर कोई किसी फंड के अमाउंट भी चेंज हो फिर भी वो होगा. अभी हम बात कर रहे थे कि एस्टेब्लिशिंग द फंड, कोई फंड कैसे एस्टेब्लिश करना है. इसकी एक आपने स्पेसिफिकेशन देखा होगा, जनरल नीचे दिया हुआ है, लेफ्ट पे डेट है, देन अकाउंट टाइटल्स एंड एक्सप्लेनेशन है, फिर डेबिट और क्रेडिट का कॉलम है. पेटी कैश के लिए लिखा जाता है कैश टू एस्टैब्लिश पेटी कैश फंड. ये पेटी कैश फंड के लिए आपने एंट्री पूरी कर दी. व्हेन द फंड इज एस्टैब्लिश्ड, अ चेक पेएबल टू द पेटी कैश कस्टोडियन इज इशूड फॉर द स्टिपुलेटेड अमाउंट. जो पेटी कैश का कस्टोडियन होता है उसके नाम का वो चेक निकाल दिया जाता है. 100 रुपए का फॉर एग्जाम्पल इस केस में. दूसरा है रिप्लेनिशिंग द फंड. जब उसको रिप्लेनिश किया जाता है तो कैसे? मार्च 15 पोस्टेज एक्सपेंस, फ्रेट आउट, मिसलेनियस एक्सपेंस, कैश टू रिप्लेनिश पेटी कैश फंड. अब देखिए ऑन मार्च 15 दी पेटी कैश कस्टोडियन रिक्वेस्ट अ चेक ऑफ $87, देन द फंड इज 13 कैश एंड पेटी कैश रिसिप्ट्स आर पोस्टेज $44, फ्रेट आउट 38 एंड मिसलेनियस एक्सपेंस आर $5. इन सब की जब उन्होंने एंट्री की तो ये सारी इस तरह एंट्री करके $87 एंड पे क्रेडिट में उसके पास रह गया. अभी आप देखें कि इस केस में ऑन मार्च 15 दी पेटी कैश कस्टोडियन रिक्वेस्ट अ चेक ऑफ $88. द फंड contains $12 कैश एंड पेटी कैश रिसिप्ट फॉर पोस्टेज इज $44 एंड फ्रेट आउट 38 एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस आर $5. इनको कैसे उन्होंने डेट वाइज पेटी कैश पूरे को स्टैब्लिश किया टू रिप्लेनिश पेटी कैश के नाम से. सारी एंट्रीज को इन्होंने लिखा 44, 38, 5 और 1 जो इस पूरे पर्पस के लिए यूज हुई थी ये डेबिट हो गई, और क्रेडिट में आ गया जी कैश $88 इकट्ठा करके उन्होंने पेटी कैश का इसमें शो कर दिया. ये बेसिकली पेटी कैश के केस को कैसे प्लीड करना है लॉजिकली, ये उसके लिए था, कैसे लॉजिकली उसको पोस्ट करना है जर्नल में. Now we see use of a bank. The use of a bank minimizes the amount of currency that must be kept on hand and contributes significantly to good internal control over cash. जो बैंक का जब यूज करते हैं, जब इंश्योर करते हैं बैंक के थ्रू, तो प्रेशर जो है कैश हैंडलिंग के थोड़े कम हो जाते हैं. A company can safeguard its cash by using बैंक एज अ डिपॉजिटरी एंड क्लियरिंग हाउस फॉर दी चेक्स रिसीव्ड एंड चेक्स रिटर्न. वो मोस्टली जो ट्रांजैक्शन है उनकी चेक्स के थ्रू ही हो वो ज्यादा बेहतर होता है. अभी आप गौर करें, ये बैंक स्टेटमेंट्स की बात हो रही है डिफरेंट की. फॉर एग्जांपल बैंक स्टेटमेंट क्या है? अ बैंक स्टेटमेंट शोज चेक्स पेड एंड अदर डेबिट्स चार्ज अगेंस्ट द अकाउंट. ये देखें
ब्लू से जो इंडिकेट किया स्लाइड में चेक्स एंड डिपॉजिट्स, देन इट शोज द डिपॉजिट्स एंड अदर क्रेडिट्स मेड टू द अकाउंट। जो डिपॉजिट्स आए हैं, जो क्रेडिट्स में हैं, वो रेड से इन्होंने शो कर दिया। फिर उन्होंने कहा जी अकाउंट बैलेंस आफ्टर ईच डेज ट्रांजेक्शन, हर डे की, हर दिन की ट्रांजेक्शन के बाद इसका उस दिन का बैलेंस क्या था। ये ब्लैक वाला जो है डेली बैलेंस के नाम से जो शो कर रहा है ये चीजें। सो बैंक स्टेटमेंट्स में काफी चीजें अच्छी और एक्यूरेटली एक यूजर को एंटरप्राइज के अच्छी सर्विसेज मिल जाती हैं। रिकंसाइलिंग दी बैंक अकाउंट, रिकंसालिएशंस क्या होती हैं? रिकंसालिएशन इज नेसेसरी बिकॉज दी बैलेंस पर बैंक एंड बैलेंस पर बुक्स आर सेल्डम इन एग्रीमेंट ड्यू टू दी टाइम लैग्स एंड एरर्स। टाइम लैग्स आ जाते हैं, एरर्स आ जाते हैं, उनकी वजह से थोड़ा डिफरेंस वो कम होता है। हम बात कर रहे थे रिकंसाइलिंग दी बैंक अकाउंट, इस पे बात हो रही थी। रिकंसालिएशन है क्या? इट इज नेसेसरी बिकॉज दी बैंक बैलेंस पर बैंक एंड बैलेंस पर बुक, बैंक के लिहाज से बैलेंस और जो बुक मेंटेन हो रही है अकाउंट के साथ इंटरप्राइज के अंदर, उसमें कभी आपस में टैली नहीं करेंगे, स्लैग होगा इसमें। इट इज सेड दैट इट इज नेसेसरी बिकॉज दी बैलेंस पर बुक एंड बैलेंस पर बैंक आर सेल्डम इन एग्रीमेंट ड्यू टू दी टाइम लैग्स एंड एरर्स। टाइम लैग और एरर्स की वजह से इकट्ठे नहीं होते। A bank reconciliation should be prepared by an employee who has no other responsibilities pertaining to cash। एक ही बंदे के पास होनी चाहिए बैंक रिकंसिलिएशन, क्योंकि फाइनेंस का मामला है, ताकि वही इसको हैंडल करे और उसके पास और ड्यूटीज नहीं होनी चाहिए। बैंक रिकंसिलिएशंस क्या हैं? द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस कॉमनली अपीयर इन अ कंपनीज रिकॉर्ड्स बट नॉट ऑन इट्स बैंक स्टेटमेंट। कंपनी के रिकॉर्ड में ये होती हैं, बैंक रिकॉर्ड में ये नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल आउटस्टैंडिंग चेक्स, checks that company has issued and recorded but that don't yet appear on its bank statement, ये आउटस्टैंडिंग चेक्स के नाम से होती हैं। देन डिपॉजिट इन ट्रांजिशन, जो बहुत सारे डिपॉजिट जो हैं ट्रांजिशन में होते हैं वो भी बैंक स्टेटमेंट में शो नहीं हो रहे होते। डिपॉजिट्स अ कंपनी हैज सेंट टू इट्स बैंक बट दैट द कंपनी द बैंक डिड नॉट रिसीव इन टाइम टू एंटर द बैंक स्टेटमेंट, जो कि बीच में लैग है उसके जमा, चेक जमा होने से लेके उसके अकाउंट में कैश होने या अपीयर होने तक। Transactions that may appear on the bank statement but not in the company's records include service charges, fee for the use of a checking account, NSF, non-sufficient funds checks, बहुत सारे non-sufficient fund checks आते हैं। An NSF check is check that company has deposited but that is not paid when the bank presents it, the issue to bank। non-sufficient amount की वजह से चेक जो है डिसऑनर होके वापस आ जाता है। Miscellaneous debits and credits include fee charged for other services such as stopping payments to cash checks, printing checks and collections on promissory notes, जो different checks हैं उनको लिया जाता है। Interest income, interest paid on a company's average balance, accounts that pay interest are sometimes called now, that is now or money market accounts। बिफोर दैट कि हम आगे थोड़ा और बातचीत करें, हम डिफरेंट टर्म्स या डेफिनेशंस की बात करते हैं। एक टर्म यूज होती है डिपॉजिट इन ट्रांजिट। ये क्या है? डिपॉजिट रिकॉर्डेड बाय द डिपॉजिटर दैट हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड बाय बैंक। ये वो है जो डिपॉजिटर ने तो रिकॉर्ड कर लिया लेकिन बैंक में अभी तक कोई एंट्री नहीं उसकी और उसकी प्रॉपर उसकी वो मैच्योर नहीं हुआ। दूसरा है आउटस्टैंडिंग चेक्स, चेक्स रिटन दे आर इशूड and recorded by company that have not been presented to paid by bank। कंपनी ने चेक इशू कर दिए, यूजर को मिल गया लेकिन स्टिल ही इट हैज नॉट बीन प्रेजेंटेड इन द बैंक। तीसरी टर्म है एडजस्टेड बैलेंस। एडजस्टेड बैलेंस होता है रिकंसाइल्ड आर दी करेक्ट कैश बैलेंस, जो एंड पे आता है उसको एडजस्टेड बैलेंस के नाम से याद किया जाता है। डेबिट मेमोरेंडा और दूसरा है क्रेडिट मेमोरेंडा। डेबिट के केस में आप अगर इस स्लाइड को और से देखें तो एक आपको एरो नजर आ रहा है। डेबिट के केस में जो चीज आपने देनी है, थोड़ा गम है, रेडिशनेस है, आपके अकाउंट से पैसे जा रहे हैं। क्रेडिट के केस में ग्रीन है, आपका अकाउंट जो है ऊपर को जा रहा है, उसकी हेल्थ बेहतर हो रही है, फाइनेंशियल प्रोफाइल। सो डेबिट मेमोरेंडा मींस चार्जेस अगेंस्ट द डिपॉजिटर्स अकाउंट, दैट इज सर्विस चार्जेस, आरसी रिटर्न, एनएसएफ, इनसफिशिएंट फंड्स चेक्स एंड ऑल दैट। क्रेडिट मेमोरेंडा क्या है? अमाउंट्स दैट इंक्रीज डिपॉजिटर्स अकाउंट, जो डिपॉजिटर की अमाउंट को मैंने आपसे शेयर किया था, अगर इंक्रीज कर दे, बेहतर फाइनेंशियल हेल्थ कर दे, ये वो चीजें दे आर नोन एज दी क्रेडिट मेमोरेंडा। अभी आप गौर करें बैंक रिकंसिलिएशन प्रोसीजर क्या है। डॉलर्स
per bank statement outstanding checks plus deposits in transactions plus minus bank errors equal to the correct cash accounts. ये प्रोसीजर है जी बैंक का। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, जो अमाउंट है एज पर स्टेटमेंट माइनस आउटस्टैंडिंग चेक्स प्लस डिपॉजिट इन ट्रांजेंट प्लस या माइनस बैंक एरर्स, इट इज द करेक्ट कैश अकाउंट। दूसरे केस में अमाउंट है माइनस NSF चेक्स हैं माइनस चेक प्रिंटिंग आर अदर सर्विस चार्जेस प्लस नोट्स कलेक्टेड बाय बैंक प्लस या माइनस बैंक एरर्स आर दी करेक्ट कैश अमाउंट। दोबारा इस केस में भी करेक्ट कैश अमाउंट आएगी। अगर आप गौर करें इस इलस्ट्रेशन को देखिए, कैश बैलेंस क्या है और करेक्ट कैश अमाउंट क्या है। बैंक एज पर बैंक स्टेटमेंट आप देखें एडजस्टमेंट टू दी बैंक, पहला आ गया आउटस्टैंडिंग चेक्स आ गई, फिर डिपॉजिट्स इन ट्रांजेक्शन आ गया, उसी चीज को शो किया हुआ और बैंक एरर्स आ गए एंड करेक्ट कैश अमाउंट आ गई। दूसरी तरफ जो है पर बुक के लिहाज से प्रॉपर स्टेटमेंट क्या होगी, इट इज एडजस्टमेंट टू दी बुक बैलेंस की एडजस्टमेंट हो गई। NSF है कि दैट इज नॉट सफिशिएंट फंड के तहत बाउंस चेक्स हो गए माइनस प्लस चेक प्रिंटिंग आर दी अदर बैंक सर्विस चार्जेस हो गए, फिर नोट्स एंड इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय आर रिसीव फ्रॉम द बैंक, ये इक्वल टू आ गया करेक्ट कैश अमाउंट के तौर पे ये अपीयर हो गई। अभी हम बात करेंगे रिकंसाइलिंग दी जर्नल एंट्रीज, ये क्या है इसको देखते हैं। रिकंसाइलिंग दी जर्नल एंट्रीज में पहले हम बुक्स पे आते हैं, जो अकाउंट बुक्स होती हैं जो एंटरप्राइज के पास होती हैं, उनमें क्या होता है, ईच रिकंसाइलिंग आइटम इन डिटरमिनिंग द एडजस्टेड बैलेंस पर बुक्स मस्ट बी जर्नलाइज्ड एंड पोस्टेड, उसको जर्नलाइज किया जाना चाहिए और पोस्ट कर देना चाहिए। बैंक में क्या होता है, डोंट जर्नलाइज एनी एंट्रीज ऑन बैंक साइड पे कोई जर्नलाइज नहीं होती, वो बड़ी सेल्फ एविडेंट बेस्ड ऑन चेक्स होती हैं और एग्जैक्ट स्टेटमेंट ऑन डेली बेसिस वो मेंटेन कर रहे होते हैं। रिपोर्टिंग कैश रिपोर्टेड ऑन दी बैलेंस शीट इंक्लूड्स, जो कि बैलेंस शीट पे कैश शो किया जाता है एंटरप्राइज की तरफ से या अकाउंट डिपार्टमेंट की तरफ से, वो है कैश इन हैंड, कैश इन बुक्स, कैश ऑन हैंड्स, कैश इन बुक्स एंड पेटी कैश, ये तीन कैश होते हैं। एंड कैश इज लिस्टेड फर्स्ट इन द बैलेंस शीट बिकॉज इट इज द मोस्ट लिक्विड एसेट, ये सबसे ऊपर लिखा जाता है क्योंकि ये सबसे ज्यादा लिक्विड एसेट होता है, फर्जाइल होता है और अवेलेबल होता है, तो इसलिए इसको लिखा जाता है। कैश इक्विवेलेंट्स, कैश की इक्विवेलेंट्स क्या चीजें, कैश इक्विवेलेंट्स आर हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स, जो कि इनको कैश इक्विवेलेंट्स के नाम से याद किया जाता है, with maturities of 3 months or less when purchased that can be converted into a specific amount of cash। ये वो प्रॉपर्टी, वो चीजें, वो एसेट्स हैं जो हाईली मैच्योर होती हैं, विद इन 3 months they can be converted into a hot cash। एग्जाम्पल्स इंक्लूड मनी मार्केट फंड्स, जो मनी मार्केट में लोगों के पैसे लगे होते हैं, शॉर्ट टर्म नोट्स होते हैं कुछ, और ट्रेजरी बिल्स वगैरह होते हैं जो फौरन जो ही पे हों तो दे बिकम दी हॉट कैश। कैश इक्विवेलेंट्स, management may decide to invest excess cash in short-term interest-bearing accounts or certifications of deposit, that is CDs, at the bank and other financial institutions in government securities such as US Treasury notes or in other securities। वो एज ए रेफरेंस रख दी जाती हैं एज ए कैश, जो कि हॉट कैश के तौर पे कन्वर्टेबल होती हैं और कैश इक्विवेलेंट्स के तौर पे यूज हो जाती हैं। If these investments have a term of 90 days or less when they are purchased, they are called cash equivalents because the funds revert to cash so quickly they are treated as cash on the balance sheet। हम बात कर रहे थे जी यूजिंग द इंफॉर्मेशन इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इंफॉर्मेशन जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कैसे यूज होती हैं उस पर बात हो रही थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन है ये सबसे अहम तरीन एसेट्स है और इसकी क्वालिफिकेशन इसको सही तरीके से इस तरह फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो की होनी चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ के आपकी बैंक का, आपकी एंटरप्राइज का, आपकी हेल्थ स्टेट पता चल जाए। सो इस हेडिंग पे, स्लाइड पर जरा गौर कीजिएगा। इट इज यूजिंग द इंफॉर्मेशन इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, किस तरह की जाती हैं, किस पैटर्न से उन पे डॉक्यूमेंट की जाती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट्स सबसे पहले आती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, देन दी परवेसिव इम्पैक्ट जो उसका है, वल्नरेबल टू थेफ्ट और मिसयूज, फिर उसके बाद बैलेंसिंग एक्ट नीडेड टू इंश्योर सफिशिएंट बट नो एक्सेस क्वांटिटी। ये इस प्रायोरिटी के तहत जो है डिफरेंट इंफॉर्मेशन जो है डिफरेंट स्टेटमेंट्स में इंटर की जाती हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है, इट शोज वेयर कैश केम फ्रॉम एंड व्हाट इट वाज यूज्ड फॉर, कहां से कैश आया और किधर लगा, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में आता है। देन मैनेजमेंट रिपोर्ट है,
इट स्टेट्स मैनेजमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इंटरनल कंट्रोल्स, कि मैनेजमेंट की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटरनल कंट्रोल के लिए क्या थी, किस तरह उन्होंने एक्ट किया, क्या एसओपी से, और किस तरह सिस्टम सेल्फ ऑपरेटिंग मोड पे आ गया। कंसेप्ट्स अंडरलाइंग इंटरनल कंट्रोल, जब भी हम इंटरनल कंट्रोल की बात करते हैं उसमें कंसेप्ट्स कौन कौन से हैं उस पर हमें ज़रा बड़ा क्लैरिटी में बात करनी चाहिए। इंटरनल कंट्रोल इज द प्रोसेस दैट एस्टेब्लिश द रिलायबिलिटी ऑफ द अकाउंटिंग रिकॉर्ड एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड इंश्योर्स दैट द कंपनीज एसेट्स आर प्रोटेक्टेड, कंपनी के सारे एसेट्स वेल प्रोटेक्टेड हैं। टेकिंग अ फिजिकल इन्वेंट्री फैसिलिटेट्स कंट्रोल ओवर द मर्चेंटाइज इन्वेंट्री। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स एन एक्चुअल काउंट ऑफ ऑल द मर्चेंटाइज ऑन हैंड, जो भी उसके हाथ ऑन हैंड अवेलेबल हो। A physical inventory must be taken under both the periodic and perpetual inventory system. Merchandise usually take a physical inventory after the close of business on the last day of their fiscal year. Fiscal year के last दिन जो है close day पे उसको ये देखते हैं उस लिहाज से। अभी हम कवर कर रहे थे internal control over merchandising transactions। अब देखिए, मेंटेनिंग कंट्रोल इज स्पेशली डिफिकल्ट फॉर अ मर्चेंटाइजर बिकॉज मैनेजमेंट मस्ट नॉट ओनली एस्टेब्लिश कंट्रोल्स फॉर कैश सेल्स, रिसेप्ट्स, परचेजेस एंड कैश पेमेंट्स बट आल्सो प्रोटेक्ट इट्स इन्वेंट्री। इन्वेंट्री भी उसमें आ जाती है, उसमें प्रोटेक्शन में या कंट्रोल्स में। मोस्ट फर्म्स यूज द फॉलोइंग प्रोसीजर्स, ये प्रोसीजर यूज करते हैं। दे सेपरेट द फंक्शंस ऑफ ऑथराइजेशन, रिकॉर्ड कीपिंग एंड कस्टोडियनशिप ऑफ कैश। ये तीनों को अलग-अलग कर देते हैं, ऑथराइजेशन को, रिकॉर्ड कीपिंग को और कैश के कस्टोडियन को, तीनों को अलग-अलग रखते हैं। एंड लिमिट द नंबर ऑफ पीपल हु हैव एक्सेस टू कैश, जिन लोगों के कैश को एक्सेस होगी बहुत थोड़े लोग होते हैं। एंड डेजिग्नेट हु दोज पीपल आर, और उनको बड़ा वेल एंड टाइम डिफाइन किया जाता है ये कौन से लोग होते हैं। इंटरनल कंट्रोल्स ओवर द मर्चेंटाइजिंग ट्रांजैक्शंस में दूसरी बात, इट बॉन्ड ऑल एम्प्लॉइज हु हैव एक्सेस टू कैश, ये जिस एम्प्लॉय की एक्सेस टू कैश उनको बॉन्ड करती है। कीप ऑल द अमाउंट ऑफ कैश ऑन हैंड टू मिनिमम बाय यूजिंग बैंकिंग फैसिलिटीज एज मच एज पॉसिबल। कैश जो है जनरली मिनिमाइज किया जाता है और डिस्करेज किया जाता है, बैंकिंग फैसिलिटी को मैक्सिमाइज किया जाता है। फिजिकली प्रोटेक्ट कैश ऑन हैंड बाय यूजिंग कैश रजिस्टर्स, कैशियर्स केजेस एंड सेफ्स। इनको कैशियर्स सेफ वगैरह और केजेस वगैरह यूज किए जाते हैं और रजिस्टर्स के थ्रू हैंडल किया जाता है। फिर उसके बाद रिकॉर्ड एंड डिपॉजिट ऑल कैश रिसेप्ट्स प्रॉम्प्टली एंड मेक पेमेंट्स बाय चेक रादर देन बाय करेंसी। कोशिश की जाती है कि सारी की सारी पेमेंट्स जो हैं बाय चेक की जाएं, नॉट बाय करेंसी। हॉट कैश मिनिमाइज यूज किया जाए। हैव अ पर्सन हु डजंट हैंडल और रिकॉर्ड कैश मेक अनअनाउंस्ड ऑडिट्स ऑफ द कैश ऑन हैंड। एक इम्पार्शियल तीसरा पर्सन जो है वो सडन या सरप्राइज चेक करता है कैश के लिए जो पड़ा हुआ हो। And have a person who doesn't authorize, handle or record cash transaction reconcile the cash account, वो कैश अकाउंट को भी reconcile अलहदा भी कर रहा होता है साथ साथ। That is an independent employee for the accuracy of the accounts and system and cash handling। अगर हम इसको देखें, control of purchases and cash disbursements to avoid theft। कैश में मैंने शुरू में भी आपसे बात की थी, इट्स अ लिक्विड कैश, इट्स अ हॉट कैश एंड इट्स अ वेरी मच टेम्पटिंग है थेफ्ट की, फ्रॉड की, मेल फंक्शनिंग की, तो इस पे हैंडल करना इंटरप्राइज में बहुत ज़रूरी है। तो इसी के लिए अभी थेफ्ट पे बात कर रहे हैं। टू अवॉइड थेफ्ट कैश पेमेंट शुड बी मेड ओनली आफ्टर दे हैव बीन स्पेसिफिकली ऑथराइज्ड एंड सपोर्टेड बाय डॉक्यूमेंट्स। जब तक कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, अप्रूवल नहीं है, ऑथराइजेशन नहीं है, यू आर नॉट सपोज टू पे एनी कैश दैट एस्टेब्लिश द वैलिडिटी ऑफ द अमाउंट क्लेम्स। जो डॉक्यूमेंट्स का मीनिंग इस सेंस में है, क्लेम होगा, क्लेम किसी ने अप्रूव किया होगा, सैंक्शन हुआ होगा, तब वो होगा। देन a company should also separate the duties involved in purchasing goods and services and the duties involved in paying for them। अच्छा, हमेशा आप याद रखें प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट अलहदा होता है, जो पेमेंट्स का अकाउंट का डिपार्टमेंट अलहदा होता है। दे आर नॉट ऑल एग्स आर नॉट पुट इन वन बास्केट, इसको अवॉइड किया जाता है। इंडिपेंडेंट अकाउंट्स, ऑडिट ऑफ द इंटरनल अकाउंट कंट्रोल्स, के आप किस तरह इंडिपेंडेंट अकाउंटेंट से ऑडिट करा सकते हैं अपने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का। ऑल्दो privately owned companies usually are not required to have an independent certified public accountant audit their financial statements, many companies choose to do so। वो अपने अकाउंट के लिए, अपनी बेटरमेंट के लिए करते हैं ये सारी पेमेंट्स। These companies are also not required to have their internal control systems audited। Anyhow, पब्लिक सेक्टर पे इंडिपेंडेंट अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट है और ये गवर्नमेंट ने की होती है। पब्लिक कंपनीज ऑन द अदर हैंड आर रिक्वायर्ड टू not only have an independent audit of their financial statements but also to have audit of their
इंटरनल कंट्रोल। जिस तरह फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट किया जाता है, इस तरह इंटरनल कंट्रोल्स का भी ऑडिट किया जाता है, और दे आर सपोज टू हैव इट एज अ प्रोसीजर। तो विद दिस जेंटलमैन वी फिनिश आवर लेक्चर 20, और बिफोर मूविंग फॉरवर्ड और बिफोर क्लोजिंग द लेक्चर आई वुड लाइक टू शेयर द समरी ऑफ द लेक्चर विद यू ऑल। हमने आज क्या क्या पढ़ा उसकी हम वन बाय वन आपसे शेयर करेंगे। वी डिफाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ द इंटरनल कैश कंट्रोल, उसके क्या कंपोनेंट्स हैं वो बात की हमने। देन वी डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कैश मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट कैसे होती है उसके ऑब्जेक्टिव्स पे हमने बात की। देन वी आल्सो एक्सप्लेन द मीन्स ऑफ अचीविंग इंटरनल कंट्रोल ओवर कैश ट्रांजेक्शंस, इंटरनल कंट्रोल की क्या अहमियत है, ट्रांजेक्शंस को कैसे डील किया जाता है उस पर हमने बात की। उसके अलावा हमने एक्सप्लेन द प्रोसेस फॉर द कंट्रोल ओवर कैश रिसेप्ट्स एंड डिस्बर्समेंट्स, कैश रिसेप्ट्स और डिस्बर्समेंट प्रोसीजर्स पे हमने बात की, उनकी वैलिडिटी की बात की, उनको कैसे हैंडल करना है उस पे बात की। देन आल्सो एक्सप्लेन दी रिकंसिलिएशन जर्नल एंट्रीज, जो रिकंसाइल्ड जर्नल में एंट्रीज की जाती हैं उसको कैसे हैंडल किया जाता है, हमने उस पर भी बात की। देन आल्सो वी डिस्कस द इंटरनल कंट्रोल ओवर द मर्चेंडाइजिंग ट्रांजेक्शंस, मर्चेंडाइजिंग ट्रांजेक्शंस पे इंटरनल कंट्रोल क्या होता है उस पर हमने बात की। विद दिस वी आल्सो डिस्कस द इंटरनल कंट्रोल कि डिफरेंट टाइप्स और कब और कहाँ होना चाहिए इस लिहाज से। जेंटलमैन विद दिस वी फिनिश आवर लेक्चर 20, हम अपनी लेक्चर 20 को खत्म कर रहे हैं। एज यूजुअल आपको पता है मैं अपनी पॉजिटिविटी के लिए, अपने आप को ठीक रखने के लिए, राइट पाथ के रखने के लिए, अपनी सेल्फ एश्योरेंस के लिए, पॉजिटिविटी के लिए, गुडनेस के लिए, और आपकी सेल्फ एश्योरेंस और गुडनेस के लिए बस जनरली कोई अच्छी चीज आपने लेक्चर के एंड पे भी शेयर करता हूँ। आज है ये एक प्रोवर्ब है, इट सेज ही हु हैज हेल्थ हैज होप, जिसके पास सेहत है उसके पास होप है, एंड ही हु हैज होप, जिसके पास होप है, उम्मीद है, ही हैज एवरीथिंग। सो होप कभी ना गवाइए। मैं एक बुक में पढ़ा था, आपसे शेयर करता हूं कि अल्लाह ताला को दो चीजें बहुत नापसंद है। पहली बात जिसके बहुत कम एक्सक्यूज होगी, माफी कम होगी जी इसकी, नंबर एक अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना, अल्लाह वाहदाहु ला शरीक है, उसके साथ किसी को शरीक करना कभी मुआफ नहीं होगा। दूसरा डिसअपॉइंटमेंट होना, अल्लाह की रहमत से मायूस होना, उससे बड़ा गुनाह है। सो ये आल्दो के कहीं की प्रोवर्ब है, लेकिन हमारे इस्लामिक कंसेप्ट के मुताबिक है, ही हु हैज हेल्थ, जिसको अल्लाह ने सेहत से नवाज दिया, ही हैज अ होप, एंड ही हु हैज अ होप, जिसके पास उम्मीद है, होप है, ही हैज एवरीथिंग, उससे कोई चीज दूर नहीं है, अल्लाह ताला उसको वन बाय वन दे देते हैं। सो नेवर बी डिसअपॉइंटेड और नेवर बी अनहोपफुल इन लाइफ, बी होपफुल, अल्लाह की रहमत पे हमेशा यकीन रखें। दूसरा मैसेज जो बड़ा अच्छा है, जो मैंने इस्माइल की लेक्चर के शुरू में भी इसके फजाइल पे बात की कि इस्माइल के क्या फायदे हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, आखिर में भी करता हूँ। अवाम स्माइल इज द यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ काइंडनेस। आप मुस्कुरा के देखें, चाहे वो बांग्लादेशी हो, चाहे इसराइल का हो, चाहे वो श्रीलंका का हो, और चाहे वो अफ्रीका का हो, चाहे अमेरिका का हो। अ ह्यूमन बीइंग कैन बी एनी फ्रॉम द एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, फर्स्टली ही इज अ ह्यूमन बीइंग, योर स्माइल विल डेफिनेटली अफेक्ट हिम। उसके बाद आप देखें कि मुसलमान है, अगर मुसलमान है तो और उसको आप लुक आफ्टर करें, रीजन बीइंग ही इज फ्रॉम योर रिलीजन, और एज पर टीचिंग इस्लाम हमें समझाया गया है कि जी उसकी हेल्प करें, उसकी मदद करें, उसको असिस्ट करें, चाहे मुसलमान फ़लस्तीन का है, चाहे कश्मीर का है, चाहे पाकिस्तान का है, चाहे आपका नेपाल का है, बांग्लादेश का है, सऊदी अरेबिया का है। वी आर सपोज टू हैव अ गुडनेस विद एवरीबॉडी, नॉट दी नेगेटिवली। हमारा अल्लाह एक, हमारा ईमान एक, हमारा कलमा एक, हम दिलों में फतूर क्यों लाएं। तो इसके लिए आप जिसको भी डील करें पूरी कर्टसी के साथ डील करें। कलमा गो ब्रदर्स हैं, अपनी फैमिली के लिए अच्छा सोचें, उसके लिए अच्छा सोचें, और रूट टू पॉजिटिविटी और गुडनेस पे चलें। तो विद दिस जेंटलमैन मैं आपसे इस दुआ के साथ इजाज़त चाहूंगा कि अल्लाह ताला मेरा और आपका, हम सब का हमेशा हामी और नासर हो। अल्लाह ताला मुझे, आपको और हमारे प्यारों को अपनी ज़ात के सिवा किसी का मोहताज ना करे, और अल्लाह मेरी, आपकी और हमारे प्यारों के दिल की हर दुआ कबूल कर ले। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ पे माई स्पेशल रिगार्ड टू योर पेरेंट्स। हामी, अल्लाह मेरा और आपका हामी और नासर हो। थैंक यू वेरी मच। फी मानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।